नमस्ते बच्चों। हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था खितिन बाबू, जिसमें हमने 2 पेज पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसमें खितिन बाबू जो कि राइटर से एक राजा की कहानी बता रहे थे, जिसमें राजा के यहाँ 2 व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आए थे। एक व्यक्ति जो था वो क्या था, भोजन विलासी, और दूसरा व्यक्ति सैया विलासी था, जो अपनी अपनी विशेषता बता रहे थे राजा से। तो इसमें जो भोजन विलासी था उसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। बल पड़ गया क्या बिछाया है किसी ने, सबने देखा वहाँ कहीं कोई सलवट तक न थी। तब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए, कहीं कुछ नहीं था जो बिलासी के कमर में चुभ सकता था। पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि वो इतनी बारीकी से उसकी जांच करते थे कि कोई समझ भी नहीं सकता। जैसे वहाँ पे जो बिस्तर के बारे में बोला गया था, तो बिस्तर में क्या था कि वहाँ पे एक हल्का सा बाल था जो कि बिस्तर के नीचे था, वो भी गद्दे के नीचे। पूरा झाड़ने के बाद उसको मिला था, ऐसा नहीं बिल्कुल ऊपर ही था, लेकिन उस पर भी उसको पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई अंदर बिस्तर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अर्थात समस्या है। तो इतनी बारीकी से देखने के कारण ही उसको राजा ने अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। और ऐसे ही जो भोजन विलासी था वो भी ऐसा था कि जो खाना आया हुआ था राजा के यहाँ उसको टेस्ट करने के लिए, तो उसमें वो बता देता है कि आपका भोजन, अर्थात जो चावल है इसमें, वो कहाँ पे इसकी पैदावार हुई थी, वहाँ पे किसी की कोई पक्षी जो था वो मर गया था। तो ऐसे ऐसे उनकी विशेषता थी, जिसकी वजह से राजा जो है उनको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं। कहानी सुनाकर खितिन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। खितिन दा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को 2 नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा। उन्मुख का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी और मुंह करके, अर्थात जब हम किसी की तरफ मुंह करके कोई बात करते हैं तब। तो जो उनकी मित्र की जो पत्नी थी उन्हीं की तरफ मुंह करके वो उनको संबोधित करके कह रही थी। खितिन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। खितिन दा फिर हंसे, अर्थात वो उनकी विशेषता बता रही थी। बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो होते उस समय खितिन दा, तो उनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं थी कि बस राजा को एक ही व्यक्ति की ज़रूरत होती और वो सारी कमी को पूरा कर लेते। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। 8-10 आदमियों ने खाना खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी भी बनी है। अर्थात राइटर बताते हैं, जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अब वहाँ पे 8-10 आदमियों का खाना बना हुआ था, और मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी भी। अर्थात उनके राइटर के कहने का मतलब ये था कि मैं इतना खाने का शौकीन नहीं हूँ कि उसकी स्वादों का मुझे अभी भी याद रहे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो आज भी याद हैं। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उनके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा। उसके बाद एक लंबी अवधि के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। मूल मतलब जड़ से ही गायब थी, अर्थात पहले एक गायब हो गई, फिर एक और। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांग नहीं, एक आँख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वे स्वयं कहते, रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। अर्थात राइटर के बारे में बताया जा रहा है कि उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, और एक उनकी आँख भी नहीं थी। टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और उनको एक ऐसे गद्दे पर, अर्थात गद्दा बिछाया गया था, ऐसा बिस्तर लगा हुआ था, उसी पे उनको बैठाया गया था। घर तक वे विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था, और यहाँ वह सहज भाव से बैठे थे, आराम से, मतलब सरल भाव से, मानो किसी स्वप्नविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो।
स्तंभ मतलब खंभा होता है, लेकिन यहाँ शरीर से है। तो यहाँ पे राइटर उनकी शारीरिक रचना के बारे में बताया कि कुर्सी से उठाकर उनको भीतर ला बिठाया गया, अर्थात जो अपाहिजों की कुर्सी होती है, और उस समय बिस्तर पे उनको देख के ऐसे लग रहा था, स्वप्नविष्ट का मतलब होता है स्वप्न के समान, अर्थात जैसे हम स्वप्न में हम किसी मूर्ति को देखते हैं आधी अधूरी, वैसी ही उनकी उस समय शारीरिक रचना थी। पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए गए हों, अर्थात जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें हाथ पैर नहीं होते, बस सर होता है और फिर ये नीचे का धड़ होता है, बाकी और सारी चीज़ें नहीं होती है। तो वैसी ही उसमें खितिनदा की शारीरिक रचना हो गई थी। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहस याद आ गई। आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है? अगर सारे अंग में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है? अपनी थ्योरी याद आ गई जिसने इस पहेली को हल कर दिया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। यह थ्योरी कहाँ तक मान्य है? वह इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में ज़रूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे, उनमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी। अब देखना, यहाँ पे राइटर जो है वो ये कहते हैं कि मैं मतलब कि बचपन में जब उन्होंने कभी ऐसी बहस हुई थी कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा होती है शरीर में, तो जहाँ जिस अंग में नहीं होती तो उसका क्या होता है, इस पे बहस हुई थी। तो जैसे वो बताते हैं कि तो सारे शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है? अगर सारे अंग में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है? इनके कहने का मतलब, अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कट जाता है तो बाकी उस शरीर की आत्मा कहाँ चली जाती है? तो ऐसा उन्होंने ये पाया कि अपनी थ्योरी याद आई कि जिसमें इस पहेली का हल कर दिया था, अर्थात जिसने भी इस पहेली को हल किया था, तो उसने क्या बताया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती है। अर्थात इनके कहने का मतलब, आत्मा जो है उसका अंग नहीं कटता है, बल्कि वो क्या करती है कि जब कोई अंग कट जाता है तो वो वहाँ से छोड़ के बाकी जो और शरीर होता है उसमें आके सिमट जाती है, अर्थात उसमें आके मिल जाती है। इस बहस में तो वैज्ञानिक भी पड़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में ज़रूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। ज्वलंत का मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, अर्थात इस बारे में जब भी बहस हुई तो ऐसे लगा कि उसके बारे में जो भी सच्चाई थी वो हमारे सामने आ गई थी। उनकी आत्मा पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे उनमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग थे उनका क्या मानना हुआ कि जो आत्मा होती है वो पंगु नहीं होती है। पंग का मतलब होता है कि विकलांग, अर्थात हमारा जो शरीर होता है एक तरफ से अगर कट पिट जाता है तो वही होता है कि पंग हो गया, अर्थात वो चीज़ हमारा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वरन शरीर के अवयव जितने कम होते हैं, अवयव का मतलब होता है भाग, अंग, अर्थात हमारे शरीर का एक एक अंग जितना कम होता जाता है उनमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती है, अर्थात उसमें जो आत्मा का तेज होता है, अर्थात जब कोई चीज़ हिस्सों में बटी होती है तो क्या होता है, उसका जो तेज होता है वो कम होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक जगह पे आती जाती है तो फिर क्या होगा, उसका तेज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर कोई दीपक है, वो छोटा छोटा दीपक हमने कई जगह जला रखा है, लेकिन हमने छोटे छोटे को एक कर दिया तो फिर क्या होगा, एक बड़ा सा दीपक जलाएंगे तो उसमें बहुत सारी रोशनी हो जाएगी। तो वैसे ही इनके कहने का मतलब है कि आत्मा की कांति, अर्थात उनका तो तेज है, उसमें प्रकाश जो है वो क्या होता है कि जब वो एक जगह आ जाती है तो उनका तेज जो है वो बढ़ता जाता है। आगे, मानो व्यर्थ अंगों से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पंजित होती जाती, सारे शरीर में भी नहीं, अकेली आँख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीपते हुए एक आकाश दीप के समान। अर्थात यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है मानो व्यर्थ में अंगों से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में, अर्थात अलग अलग अंगों में जो बटी हुई थी आत्मा, वो एक शरीर मतलब एक शरीर के एक बड़े भाग में आ जाती है। और घनी पंजित का मतलब है यहाँ पे घना समूह, अर्थात पूरा एक समूह जो होता है वो अलग अलग भागों में जो बटा हुआ था वो एक समूह में आ जाता है। और सारे शरीर में ही नहीं, बल्कि सारे शरीर में भी नहीं, अकेली आँख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में
निष्कंप दीप्ते हुए आकाश दीप के समान। अर्थात वो सारा जो शरीर की जो आत्माएं होती हैं वो एक विशाल शून्य में, अर्थात जैसे आकाश में क्या होता है कि आकाश पूरा शून्य सा दिखाई देता है, पूरा खाली सा दिखाई देता है, और उसमें जो छोटे छोटे तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। तो वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो पूरे शरीर से निकल के, निष्कंप का मतलब होता है कि बिना कंपन किए हुए, अर्थात हमारा जो शरीर है वो एक शून्य सा बना हुआ है, कोई कंपन नहीं हो रहा है, और उसमें एक बीच में क्या होता है, एक दीप की जला वो आत्मा जलती रहती है। तभी खितीन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले, छिलाम बेचे वागते बेसी किछु लागे ना। अर्थात वो अपनी भाषा में बोलते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होगा, मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और हंस दिए। उनके राइटर के कहने का मतलब ये था कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात हम आज हमारे शरीर का इतना अंग नहीं है लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। आगे, इसके बाद मैंने फिर खितीन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं होता। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितीन बाबू की कहानी चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। अर्थात उस चरम उत्कर्ष का मतलब कि पूरी अपनी एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो पूरी सीमा पे जाके ही वो ख़त्म हुई थी। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे से चला गया। बाँह का जो ठूंठ बचा हुआ था उससे भी चूर करता हुआ, अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि उनकी कहानी में उनका अंत भी उनको पता था, और वो क्या था कि वो एक दिन उनको टहलने ले जा रहे थे उसी पहिएदार कुर्सी से, और उनकी जो कुर्सी होती है वो गाड़ी के पहिए से टकरा जाती है, और फिर क्या होता है कि उनके हाथ की जो हड्डी होती है, ठूंठ का मतलब वही हड्डी थोड़ी सी जो बची हुई थी, उसी के ऊपर वो गाड़ी का जो पहिया था वो चढ़ जाता है और वो उसको चूर करता हुआ आगे निकल जाता है। वे अस्पताल ले जाए गए, बाँह अलग हो गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधा है या नहीं। फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। अर्थात जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनको होश आया, तो वो यही पूछते हैं कि कंधा है या नहीं, अर्थात जो उनका कंधे की जो हड्डी बची थी वो है या नहीं। तो बाद में फिर अपनी भाषा में बोलते हैं कि मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। अर्थात वो अपने जीवन में यही देख रहे थे कि हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग अगर ख़त्म हो जाए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो लास्ट में उन्होंने यही देखा कि हमारे कंधे का कुछ भी पार्ट नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले, शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इस बार वो नहीं बच पाए। खितीन बाबू एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच मैं अब भी उन्हें देख सकता हूँ? लगता है जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं, मानो अशरीरी ही हैं। अशरीरी का मतलब यहाँ पे अशरीरी का मतलब होता है शरीर रहित, अर्थात आज भी ऐसे लगता है कि जैसे वो यहाँ पे हैं, भले ही उनका एक एक अंग खत्म होता गया, उनका शरीर नहीं है, तो उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो आत्मा ही है जो हमेशा रहेगी। केवल एक दीप्त, अर्थात एक रोशनी। अंगों से क्या, अवयव से क्या, अर्थात अंग अगर हमारे शरीर का है तो उससे क्या मतलब है। गाला जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, इस सब के बिना काम चल सकता है, अर्थात जो वो बोला करते थे। केवल दीप्ति अर्थात प्रकाश, केवल संकल्प शक्ति, अर्थात हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है, जो हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं। रोटी कपड़ा आसरा हम सब चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है निस्संदेह। जीवन में एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा यह नहीं, वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। अदम्य अर्थात जो न दबने वाला है, अर्थात हमारा जो संकल्प है, जीने की जो हमारे अंदर की इच्छा है,
वो किसी से ना कम हो, अर्थात जब भी हम अपने शारीरिक रूप से कष्ट पाते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो किसी चीज़ से नहीं दबती है, तो उसी ही अदम में बोला जाता है। तो यहाँ पे राइटर के करने का मतलब यही था कि उनके शरीर का एक अंग खत्म होता गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति थी जीने की वो ख़त्म नहीं हुई। तो बच्चों, आज का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको शब्द अर्थ और डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें जो भी दिया गया है वो आपको कर लेना है। बाकी जो हमने अंडरलाइन किया वो तो शायद इसमें भी था, लेकिन शब्द अर्थ और डिफ़िकल्ट वर्ड आपको पूरा करना है। बाकी जो आपका ये मौखिक क्वेश्चन होता है इसको भी आपको अपने से करके फिर इसमें लिखना होता है। धन्यवाद।